इस वीडियो में एक नया चैप्टर उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले उपभोक्ता संतुलन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे उपभोक्ता किसे कहते हैं। उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट है जो उपभोग की क्रिया द्वारा अपनी किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि करता है। उपभोक्ता शब्द एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों, व्यक्ति समूहों, परिवारों और संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है जो अपनी आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करने के लिए अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इस तरह से एक उपभोक्ता जो है ये आर्थिक एजेंट है जो उपभोग की क्रिया द्वारा अपनी किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि करता है। उसको अर्थशास्त्र में उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ता संतुलन क्या है? असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों के होने पर एक उपभोक्ता का उद्देश्य अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है, और जब वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है तब उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है। क्योंकि हमारी आवश्यकताएं असीमित होती हैं, अनंत होती हैं और साधन सीमित होते हैं, तो एक उपभोक्ता का उद्देश्य क्या होता है? वो अपने व्यय को इस तरह से करे कि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाए, और जब वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेगा उसी को उपभोक्ता संतुलन कहा जाता है। एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में है जब वह अपने चयन को वर्तमान परिस्थितियों में सबसे अच्छा मानता है और वह अपने व्यवहार में तब तक कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता जब तक वर्तमान परिस्थितियों में ही परिवर्तन न हो जाए। जब कोई उपभोक्ता अपने व्यय करने के वर्तमान ढंग में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता तब वह संतुलन की अवस्था में कहा जाता है। इसी को उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। ये परिभाषा देखिए, सैमुअल्सन के द्वारा दी गई परिभाषा है। सैमुअल्सन के अनुसार एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। उपयोगिता क्या है? वस्तु विशेष में किसी उपभोक्ता की आवश्यकता विशेष की संतुष्टि की निहित क्षमता और शक्ति का नाम ही उपयोगिता है। प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई ऐसी विशेषता अवश्य निहित रहती है जिसके कारण उपभोक्ता उसकी मांग करता है। वस्तुएं लाभदायक भी होती हैं और हानिकारक भी होती हैं। एक वस्तु की उपयोगिता सभी व्यक्तियों के लिए समान नहीं होती। उपयोगिता शब्द सापेक्षिक है। मादक पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हुए भी मादक पदार्थ भोगी व्यक्ति के लिए उपयोगिता रखते हैं। वस्तु के उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है। तो एक वस्तु दो व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरह से उसकी उपयोगिता होती है। उपयोगिता की विशेषताएं। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। उपयोगिता का कम या अधिक होना उपभोक्ता की मानसिक दशा पर निर्भर करता है। एक ही वस्तु किसी समय एक उपभोक्ता के लिए अधिक उसकी उपयोगिता होती है और वही वस्तु अगले समय में उसके लिए उपयोगिता कम हो जाती है। उपयोगिता व्यक्तिपरक है, मतलब विभिन्न व्यक्तियों अलग अलग स्थानों के लिए उपयोगिता भिन्न भिन्न होती है। एक ही वस्तु की उपयोगिता सभी व्यक्तियों के लिए एक समान नहीं होती। उपयोगिता नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होती है। इसी तरह से उपयोगिता का अर्थ अनुमानित संतुष्टि है। उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है। उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है से मतलब क्योंकि उपयोगिता समय और स्थान के साथ परिवर्तित होती रहती है। गर्म कपड़ों की जाड़ों के मौसम में उपयोगिता है, जबकि वही कपड़े उसी उपभोक्ता को गर्मी में कोई उपयोगिता नहीं देते हैं। इसी तरह से उपयोगिता नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होती। यदि किसी व्यक्ति विशेष को किसी सामाजिक कुकृत्य जैसे चोरी, डकैती, हत्या आदि कार्यों में उपयोगिता मिलती है, तब यह कार्य
तथा इन कार्यों में प्रयोग होने वाली वस्तुएं उस व्यक्ति के लिए उपयोगी हैं। क्या उपयोगिता मापनीय है? इसे मापा जा सकता है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा के माध्यम से मापा जा सकता है, यानी वस्तु के लिए दी जाने वाली कीमत ही उपयोगिता की गणना का आधार है। प्रोफेसर मार्शल ने उपयोगिता को मापनीय बताते हुए गणनावाचक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इस दृष्टिकोण के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा के माध्यम से मापा जा सकता है। प्रोफेसर हिक्स उपयोगिता की गणनावाचक माप से सहमत नहीं थे। उनके विचार में उपयोगिता पूर्णतः एक मनोवैज्ञानिक विचार है जिसे संख्यात्मक रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता या इसे मापा नहीं जा सकता। संतुष्टि के उच्च अथवा निम्न स्तर के आधार पर उन्हें केवल क्रम दिया जा सकता है। पहला क्रम, दूसरे क्रम या तीसरा क्रम इस तरह से दिया जा सकता है, लेकिन हिक्स के अनुसार उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है। उपयोगिता की धारणाएं। उपयोगिता दो तरह की होती है, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी। तो इस तरह से यूटिलिटी को दो भाग में बांट सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं, या एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार सीमांत उपयोगिता की परिभाषा किसी वस्तु की दी हुई मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में होने वाली वह वृद्धि है जो उसके उपभोग में एक इकाई के बढ़ने के परिणाम स्वरूप होती है। तो इस तरह से सीमांत उपयोगिता का मतलब है एक अतिरिक्त इकाई से जो उपयोगिता मिल रही है। देखिए यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, इसमें दो कॉलम है, एक में वस्तु की इकाइयाँ दी हैं, वस्तु x का मतलब कोई भी वस्तु हो सकती है, और दूसरी साइड इसकी सीमांत उपयोगिता दे रखी है। पहली वस्तु का यूज़ कर रहे हैं तो सीमांत उपयोगिता 40 के बराबर मिल रही है। दूसरी वस्तु का यूज करने पर 30 के बराबर उपयोगिता मिल रही है। इसी तरह से ये तीसरी वस्तु का यूज़ करने पर उपयोगिता कम होते जा रही है, 20 के बराबर उसकी यूटिलिटी है। चौथी में 10 है। पांचवी वस्तु का उपभोग करने पर 0 है। छठी वस्तु का उपयोग करने पर सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, और सातवीं वस्तु का उपयोग करने पर ये जो इसकी उपयोगिता है और कम हो जाती है। जैसे मान लो आपको बहुत भूख लगी है तो पहली रोटी की उपयोगिता बहुत ज़्यादा होगी और हम ज़्यादा ले लेंगे रोटी ज़रूरत से ज़्यादा, तो उससे नुकसान होगा। ये जो टेबल दी थी उसी से संबंधित ग्राफ है। देखिए इसमें वाई एक्सिस में दिखा रखा है मार्जिनल यूटिलिटी और एक्स एक्सिस के नीचे लिखा हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी, डिसयूटिलिटी। देखिए इसमें हम अगर पहली वस्तु का उपयोग कर रहे हैं तो हमें उपयोगिता 40 के बराबर मिल रही है, ए पॉइंट है दिखा रखा है इसमें ग्राफ में। दूसरी का यूज़ कर रहे हैं तो उपयोगिता कम होते जा रही है 30 के बराबर। तीसरी का यूज़ कर रहे हैं और कम हो जाएगी 10 के बराबर, ये 20 के बराबर। चौथी वस्तु का यूज़ करने पर उपयोगिता 10 के बराबर। जैसे ही पांचवी वस्तु का यूज़ कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, तो जो इसकी उपयोगिता है ये 0 हो जाती है। ये सैचुरेशन पॉइंट है, बी जो पॉइंट है सैचुरेशन पॉइंट है। इसके बाद अगर हम वस्तु का उपयोग करना शुरू कर देंगे तो उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता कम होते जाएगी, ऋणात्मक होते जाएगी। कुल उपयोगिता उपभोग की सभी इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। कुल उपयोगिता उपभोग की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं का योग होती है। तो इस तरह से कुल
उपयोगिता का मतलब है जो हम वस्तुओं की विभिन्न इकाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उन सब की सीमांत उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता कहलाता है। अब ये जो टेबल बनी है इसमें देखिए, इससे पहले जो आपने टेबल देखी थी वही टेबल है, लेकिन इसमें एक अलग कॉलम है कुल उपयोगिता का। इसमें देखिए पहली वस्तु, जो वस्तु x की इकाई का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं पहली, इसकी उपयोगिता 40 के बराबर है, यूटिलिटी 40, और कुल उपयोगिता पहली के लिए 40 ही है। लेकिन दूसरी वस्तु अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता 30 है और कुल उपयोगिता कितनी हो जाएगी, 40 + 30 70 के बराबर हो जाएगी। इस तरह से आप देखिए सीमांत उपयोगिता जो है ये कम होते जा रही है। एक स्थिति ऐसी आएगी जब 0 हो जाएगी, उसके बाद सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी। जहाँ पर उपयोगिता सीमांत उपयोगिता 0 होती है, कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। कितनी है यहाँ पे जो ग्राफ, ये जो टेबल है इसमें 100 + 0 = 100, तो ये अधिकतम है। इसके बाद वस्तु का इस्तेमाल करने पर कुल उपयोगिता कम होते जाएगी। ये जो टेबल दिया हुआ था इससे ग्राफ दिखाया हुआ है। देखिए जो AC ग्राफ है, ABC ग्राफ है, ये ग्राफ सीमांत उपयोगिता को दिखाता है, मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है। तो इसमें आपने पहले भी देखा था, पहले ग्राफ में AB का मतलब हो गया यहाँ पे क्या है, उपयोगिता कम होते जा रही है। जैसे ही B पॉइंट में आ गया उपयोगिता 0 हो जाएगी सीमांत उपयोगिता का। उसके बाद वस्तु का यूज़ करने पर सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी, मार्जिनल डिसयूटिलिटीज़ को कहते हैं। मार्जिनल डिसयूटिलिटी का मतलब होता है, डिसयूटिलिटी का मतलब कि वस्तु को ज़्यादा उपभोग करने पर इसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ने के बदले ऋणात्मक होते जाती है। और जो दूसरा ग्राफ दे रखा है देखिए, ये कौन सा ग्राफ है, ADEFG, ये ग्राफ है कुल उपयोगिता को दिखा रहा है। इसमें क्या होता है देखिए, जैसे जैसे उपयोगिता, ये सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, कुल उपयोगिता बढ़ते जाती है, इसका ग्राफ ऊपर को चढ़ता जाता है। जैसे ही कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता 0 होती है, कुल उपयोगिता का जो पॉइंट होता है मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी दिखाता है यहाँ पे, ये अधिकतम कुल उपयोगिता है और उसके बाद कुल उपयोगिता गिरते जाती है। सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में संबंध। पहला, जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है। आपने ग्राफ में देखा, जैसे जैसे सीमांत उपयोगिता जब तक धनात्मक रहती है, कुल उपयोगिता का ग्राफ ऊपर को चढ़ता जाता है। जब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। आपने ग्राफ में देखा था पॉइंट मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी का, तो यहाँ पर उपयोगिता सबसे ज़्यादा है क्योंकि सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। इसका ग्राफ जो है ये नीचे को आने लगता है। EFG ग्राफ जो है नीचे को आ रहा है क्योंकि यहाँ पर सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है। सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है तो कुल उपयोगिता नीचे को गिरते जाएगी या कम होते जाएगी। तो इस तरह से सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहने पर कुल उपयोगिता बढ़ती है, 0 हो जाने पर अधिकतम हो जाती है कुल उपयोगिता और ऋणात्मक होने पर कुल उपयोगिता कम होते जाती है, घटते जाती है। ह्रासमान या घटती सीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक मनुष्य के पास किसी वस्तु की जितनी मात्रा हो उसमें निश्चित वृद्धि के फलस्वरूप उस व्यक्ति को जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है वह उसकी मात्रा में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ कम होती जाती है। इसी को घटती सीमांत उपयोगिता नियम या ह्रासमान ये सीमांत उपयोगिता नियम भी कहा जाता है। घटती सीमांत उपयोगिता नियम के लागू होने की कुछ शर्तें हैं। इसमें पहला है, वस्तु का उपयोग निरंतर क्रम में होना चाहिए। यदि इसके उपभोग की इकाइयों में समय अंतराल होता है तो यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। मान लो हमने कभी किसी वस्तु का उपयोग अभी किया है, फिर हम 10 घंटे बात कर रहे हैं तो उस समय ये नियम लागू नहीं होगा। दूसरा, वस्तु के उपभोग इकाइयों का आकार पर्याप्त होना चाहिए। मतलब
इकाई का छोटा आकार सीमांत उपयोगिता में वृद्धि करता है, कमी नहीं करता है। इसी तरह से तीसरा है, सभी वस्तु इकाइयां आकार व बनावट में एक समान होनी चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा। अगर पहली वस्तु मान लीजिए आइसक्रीम है, पहली आइसक्रीम बहुत छोटी है और दूसरी हम जो खा रहे हैं वो बड़ी है, तो उस समय ये नियम लागू नहीं होगा। वस्तु के उपलब्ध स्थान स्थिर रहना चाहिए, मतलब जो वस्तु है इसके इसी तरह की अगर दूसरी वस्तु का उपभोग करना चाहते हैं तो वो मूल्य उसका स्थिर होना चाहिए। इसी तरह से उपभोक्ता की आय एवं उपभोग प्रवृत्ति स्थिर रहनी चाहिए। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो उससे क्या होगा, उपभोग प्रवृत्ति भी बढ़ जाएगी, तो उस समय ये घटती सीमांत उपयोगिता नियम लागू नहीं होगा। उपभोक्ता के फैशन रुचि स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर परिवर्तन होगा तो उस स्थिति में भी ये नियम लागू नहीं होगा। एक समय विशेष पर एक व्यक्ति की एक ही आवश्यकता का अध्ययन किया जा सकता है, तो ये कुछ शर्तें हैं। ये शर्तें अगर होंगी तभी सीमांत उपयोगिता नियम लागू होगा, अन्यथा की स्थिति में सीमांत उपयोगिता नियम लागू नहीं होगा। तो इसमें मुख्य हो गया, वस्तुओं का उपभोग निरंतर क्रम में होना चाहिए, वस्तुओं की उपभोग इकाइयों का आकार पर्याप्त होना चाहिए। इस टेबल में देखिए, पहले कॉलम में आइसक्रीम की इकाइयाँ दे रखी है, दूसरे में सीमांत उपयोगिता। जैसे जैसे आइसक्रीम की इकाइयों की संख्या बढ़ते जाती है, सीमांत उपयोगिता कम होते जाती है। 5वीं आइसक्रीम खाने पर जो सीमांत उपयोगिता है ये 0 हो जाती है, इसका मतलब पूर्ण संतुष्टि हो जाती है। इसके बाद अगर हम आइसक्रीम खाएंगे, छठी आइसक्रीम, उससे फ़ायदे के बदले नुकसान होगा, तो उससे क्या होगा, ये सीमांत उपयोगिता माइनस हो जाती है। इसको हम अगर ग्राफ से देखें तो ग्राफ में देखिए, इसमें दिखा रखा है, ये जैसे जैसे वस्तुओं की हम आइसक्रीम की यूज़ करते जाते हैं, हर अगली इकाई से सीमांत उपयोगिता कम होते जाती है, इसलिए ग्राफ नीचे को गिरता जाता है। एक जगह यहाँ पे दिखाया हुआ है 0 MU, मतलब ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या है, पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब यहाँ पे पूरा सेटिस्फाई हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर पूरी तरह से संतुष्टि मिल रही है। ये पूर्ण तृप्ति बिंदु कहलाता है। इस बिंदु के बाद अगर आइसक्रीम का यूज़ हो रहा है पूर्ण तृप्ति बिंदु के बाद, तो क्या हो रहा है, इसकी सीमांत उपयोगिता कम हो जा रही है, -6 है, तो ये ग्राफ नीचे को आ जाएगा, एक्स एक्सिस के नीचे को आ जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी या नेगेटिव MU दिखा रहा है ये, इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जा रही है। सम सीमांत उपयोगिता का नियम उपयोगिता विश्लेषण में उपभोक्ता का संतुलन स्पष्ट करता है। तो क्या है ये नियम, एक उपभोक्ता जो अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है वह विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय का बंटवारा करेगा कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च होने वाली अंतिम इकाई से मिलने वाली उपयोगिता बराबर हो। इसको सम सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। इस नियम को गोसेन का दूसरा नियम भी कहा जाता है। उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है जिसका उद्देश्य है सीमित आय को उपभोग के अनेक क्षेत्रों में इस प्रकार बांटना कि उसे अधिकतम संतुष्टि मिले। इस नियम का आधार प्रतिस्थापन का नियम है, जिसके अनुसार उपभोक्ता कम लाभदायक वस्तुओं को अधिक लाभदायक वस्तुओं द्वारा प्रतिस्थापित करता है। इस प्रतिस्थापन का यह क्रम सभी उपभोग वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताएं एक समान होने तक चलता रहता है। इस टेबल में 4 कॉलम है। पहले में x वस्तु की इकाइयाँ दी हैं, 6 वस्तुएं दिखा रखा है। दूसरे में x वस्तु के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता, कितनी मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जा रही। तीसरा कॉलम है वस्तु की कीमत के रूप में त्यागी जाने वाली उपयोगिता, ये समान है, सबकी यूटिलिटी यहाँ पे जो मूल्य है ये समान है। प्राप्त उपयोगिता का त्यागे जाने वाली उपयोगिता से अधिक, जो प्राप्त उपयोगिता है ये त्यागी जाने वाली जो उपयोगिता है कितनी ज़्यादा है, ये चौथे कॉलम में दिया है।
तो देखिए पहले वस्तु का अगर उपयोग कर रहे हैं, सीमांत उपयोगिता 40 के बराबर है, लेकिन वस्तु की कीमत के रूप में जो त्यागी जाने वाली उपयोगिता है ये 20 है। ये सब में एक स्थिर है, निश्चित है, 20 ही है समझ लीजिए। तो प्राप्त उपयोगिता यहाँ पे क्या हो जाएगी, इस 40 में से हम 20 को माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 20 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरी वस्तु को इस यूज़ कर रहे हैं तो सीमांत उपयोगिता 35 है, वस्तु की कीमत के रूप में त्यागी जाने वाली उपयोगिता 20 है, और चौथे कॉलम में देखिए 35 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 15 आ गया। इस टेबल को ग्राफ से समझिए। इस ग्राफ में देखिए ई बिंदु उपभोक्ता संतुलन का बिंदु है। इस दशा में उपभोक्ता AON इकाइयों का उपभोग करता है। यदि उपभोग की मात्रा को बढ़ाकर OQ कर दिया जाए तो वस्तु की अतिरिक्त NQ मात्रा से DQ उपयोगिता प्राप्त होती है, जबकि व्यय की सीमांत उपयोगिता MUY पूर्ववत CQ बनी रहती है। CQ क्या है, निश्चित है, मात्रा है समझ लीजिए। इस प्रकार ON मात्रा से आगे NQ अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल ECD उपयोगिता की हानि होती है। स्थानापन्नता का यह क्रम उस समय सीमा तक चलेगा जब तक दोनों वस्तुओं पर खर्च की गई मुद्रा की अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर नहीं हो जाती। इस टेबल में देखिए 3 कॉलम है, मुद्रा की इकाई, पहली वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता, और तीसरा कॉलम में दूसरी वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता है। अब देखिए मुद्रा की इकाई जहाँ पे 5 है तो सीमांत उपयोगिता दोनों वस्तुओं की बराबर है, यूटिलिटी 24 के बराबर है। इस टेबल में देखिए मुद्रा से प्राप्त सीमांत उपयोगिता, यहाँ पे इकाई दे रखी वस्तु की, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी है दूसरे कॉलम में, और तीसरे कॉलम में मार्जिनल यूटिलिटी है दूसरी वस्तु के लिए। अब यहाँ पर देखिए इनके प्राइस से इनको डिवाइड कर देते हैं यूटिलिटी के, तो जहाँ पर डिवाइड करने पर दोनों की मात्राएं क्या आ रही है, बराबर आ रही है। कितनी आ रही है, देखिए 14 है दोनों जगह दे रखा है, इसमें एरो के द्वारा दिखाया है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, मुद्रा से प्राप्त सीमांत उपयोगिता यहाँ पे जब तक बराबर नहीं हो जाती तब तक हम दोनों वस्तुओं, उस समय हम इन दोनों वस्तुओं की इतनी मात्रा को यूज़ कर सकते हैं। इस टेबल को ग्राफ के द्वारा समझिए। नीचे देखिए एक्स एक्सिस में दे रखा है यूनिट ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की कितनी इकाई का इस्तेमाल हो रहा है, और वाई एक्सिस में मार्जिनल यूटिलिटी मनी की, मुद्रा की मार्जिनल यूटिलिटी दे रखा है। अब देखिए पहला ग्राफ जो इसमें दे रखा है ये RS और दूसरा PQ ग्राफ है। 2 ग्राफ दिए हैं, अलग अलग वस्तुओं के लिए हैं। अगर मार्जिनल यूटिलिटी मुद्रा की 14 है तो उस समय जो ये पहली वस्तु है इसकी 2 इकाइयों का इस्तेमाल हो रहा है और दूसरी वस्तु की 4 इकाइयों का इस्तेमाल हो रहा है, जिसको A और B के द्वारा दिखाया गया है। तो यहाँ पर यदि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 14 के बराबर होती है तब संतुलन की अवस्था में उपभोक्ता X वस्तु की 4 इकाई तथा वस्तु Y की 2 इकाई खरीदेगा। उदासीनता वक्र क्या है? इसको तटस्थता वक्र भी कहते हैं। उदासीनता अनुसूची वह अनुसूची है जो कि 2 वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को बताती है जिनसे किसी व्यक्ति को समान संतोष प्राप्त होता है। यदि इस तटस्थता अनुसूची को एक रेखा के रूप में दिखाया जाए तो हमें उदासीनता वक्र या तटस्थता रेखा प्राप्त होती है। मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण की वैकल्पिक विचारधारा के रूप में हिक्स एवं एलन अर्थशास्त्रियों ने उदासीनता वक्र विश्लेषण की विचारधारा प्रस्तुत की। उदासीनता वक्र विश्लेषण की विचारधारा क्रमसूचक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जिसमें उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन क्रमसूचक प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। क्रमसूचक दृष्टिकोण बताता है कि उपयोगिता को इकाइयों के संदर्भ में नहीं मापा जा सकता, इसे केवल वरीयता के क्रम में रखा जा सकता है। वरीयता क्रम में
जैसे पहली एक को वरीयता दे देंगे, पहली वरीयता, दूसरी वरीयता, तीसरी वरीयता, इस तरह से दी जा सकती है। उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से संबंधित उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या करता है। उपभोक्ता का व्यवहार उसकी उदासीनता अनुसूची द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उपभोक्ता को समान संतुष्टि देने वाले दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग उदासीनता अनुसूची अथवा तटस्थता समूह बनाते हैं। इसी उदासीनता अनुसूची को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करके उदासीनता वक्र प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से वॉटसन के अनुसार उदासीनता अनुसूची दो वस्तुओं के संयोगों की अनुसूची है। इस टेबल में देखिए उदासीनता अनुसूची, यहाँ पे इसके 6 संयोग दे रखे। पहला संयोग A, B, C, D, E, F। पहले संयोग के अनुसार A जो पहला संयोग है, अगर वस्तु X की मात्रा 1 इकाई यूज़ हो रही है तो वस्तु Y 20 इकाई इसकी इस्तेमाल हो रही है। आय उतनी ही है, साधन उतने ही है। अगर वस्तु, तीसरा संयोग देखिए C, इसमें वस्तु की X की इकाई 3 यूज़ हो रही हैं तो Y का कितना उपभोग हो रहा है, 11 का। तो एक इकाई बढ़ रही है X की तो Y की वस्तु की इकाई कम होते जा रही है। अंतिम संयोग देखिए F, इसमें वस्तु X जो है 6 इकाई यूज़ हो रही हैं और वस्तु Y की 5 इकाइयों का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका मतलब X वस्तु की मात्रा जैसे जैसे बढ़ते जाती है Y वस्तु की मात्रा कम होते जाती है। देखिए जो ग्राफ दे रखा है X इसमें पहली वस्तु X दिखा रखी है, गुड्स X, और Y एक्सिस में गुड्स Y लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ग्राफ A B C D E F यहाँ पे दिखा रखा, अलग अलग संयोग दिखा रखा। A में देखिए पहला संयोग, अगर X की 1 इकाई इस्तेमाल हो रही है, Y की 20 इकाई इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह से B संयोग में देखिए, अगर वस्तु X की 2 इकाई इस्तेमाल हो रही है, Y की 15 इकाई इस्तेमाल हो रही है। एक उदासीनता वक्र संतुष्टि के एक निश्चित स्तर को बताता है। भिन्न भिन्न संतुष्टि स्तरों को बताने वाले विभिन्न उदासीनता वक्रों का समूह उदासीनता मानचित्र कहलाता है। यहाँ पे देखिए 4 उदासीनता वक्र IC1, IC2, IC3 और IC4 दिए हैं। IC1 संतुष्टि के निम्नतर स्तर को दिखाता है, जबकि IC4 संतुष्टि के उच्चतम स्तर को बताता है। चारों उदासीनता वक्र संतुष्टि के अलग अलग स्तर को प्रदर्शित करते हैं। उदासीनता वक्र विश्लेषण की कुछ मान्यताएं हैं। ये किस मान्यताओं पर आधारित है, देखिए पहला, उपभोक्ता का विवेकपूर्ण व्यवहार। उपभोक्ता एक विवेकपूर्ण प्राणी है जो अपने सीमित साधनों की सहायता से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। दूसरा, उपभोक्ता का संगत व्यवहार। इस मान्यता के अनुसार यदि उपभोक्ता उपभोग के लिए उपलब्ध 2 संयोग A और B के मध्य उदासीन है तथा संयोग B और संयोग C के मध्य भी उदासीन है, तो वह A और संयोग C के मध्य भी उदासीन होगा। इसी तरह से देखिए घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर। इस मान्यता के अनुसार उपभोक्ता यदि उपभोग की एक वस्तु की मात्रा बढ़ाता चला जाता है तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के बदले वह दूसरी वस्तु की कम मात्रा का त्याग करने को तैयार होता है। इसी तरह से वस्तुएं एक रूप तथा विभाजनीय नहीं होती हैं। इसी तरह से 5वां देखिए क्रमवाचक दृष्टिकोण। क्रमवाचक दृष्टिकोण से मतलब है उदासीनता वक्र विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता संयोग से प्राप्त संतुष्टि को एक वरीयता क्रम प्रदान करता है। संतुष्टि एक मानसिक वृत्ति है जिसकी मात्रात्मक माप असंभव है। इसी तरह से दुर्बल क्रमबद्धता। सीमांत प्रतिस्थापन दर। सीमांत प्रतिस्थापन दर उपभोक्ता के संतुष्टि स्तर को समान बनाए रखने के लिए एक वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का दूसरी वस्तु की इकाइयों से विनिमय स्पष्ट करती है। X की Y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर
वस्तु y की वह मात्रा है जिसका x की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता त्याग करने को तत्पर है। इसको सीमांत प्रतिस्थापन दर कहा जाता है। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर उपभोक्ता के संतुष्टि स्तर को समान बनाए रखने के लिए एक वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का दूसरी वस्तु की इकाइयों से विनिमय स्पष्ट करती है। यहाँ पर सीमांत प्रतिस्थापन दर टेबल दे रखी है। इसमें पहले कॉलम में संयोग दे रखे हैं ए से एफ तक। वस्तु एक्स की कितनी इकाइयों का इस्तेमाल हो रहा है, वस्तु वाई की कितनी जो मात्राएं हैं, इकाइयाँ हैं, उनका प्रयोग हो रहा है। और लास्ट कॉलम में देखिए एक्स की वाई के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर यहाँ पे दे रखी है। पहले संयोग के लिए वस्तु एक है और वाई वस्तु का 20 इकाई का इस्तेमाल हो रहा है। या हम कह सकते हैं संतुष्टि के समान स्तर को बनाए रखने के लिए वस्तु y की वह मात्रा जो उपभोक्ता वस्तु x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए त्यागने को तत्पर रहता है, x की y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाएगी। इस टेबल में प्रत्येक संयोग उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है। ये जो ग्राफ दिया हुआ है देखिए, यहाँ पे x वस्तु नीचे लिखा हुआ है x एक्सिस में और y एक्सिस में गुड्स y लिखा हुआ है, वस्तु y के लिए। वस्तु x की प्रति इकाई वृद्धि के लिए उपभोक्ता y की अपेक्षाकृत कम इकाइयाँ त्यागने को तैयार होता है। छठे संयोग में सीमांत प्रतिस्थापन दर घटकर 1:1 रह जाती है। प्रथम संयोग से छठे संयोग तक स्पष्ट है कि x की y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर घट रही है। इसे ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर कहा जाता है। उदासीनता वक्र में सीमांत दर घटी हुई क्यों होती है? उदासीनता वक्र में सीमांत प्रतिस्थापन दर घटी हुई होने का कारण यह है कि उपभोक्ता के पास x वस्तु की जैसे जैसे एक इकाई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उपभोक्ता की x वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की इच्छा घटती जाती है और y की मात्राएं उत्तरोत्तर घटने के कारण y वस्तु की प्राप्त करने की इच्छा बढ़ती जाती है। तो यही कारण है कि उदासीनता वक्र में सीमांत दर घटी हुई होती है। इसी घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर या कॉन्वेक्स हो जाता है। तो ये कॉन्वेक्स क्यों हो रहा है? जो ग्राफ है ये सीमांत प्रतिस्थापन दर जो है ये घटता जा रहा है, इसलिए उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। इस ग्राफ में देखिए ए जो है ये बी से बड़ा है, दिख रहा हो ग्राफ में। इसी तरह से BBA ग्रेटर देन CC ग्रेटर देन DD और DD इज़ ग्रेटर देन EE और EE इज़ ग्रेटर देन FF। तो यहाँ पर क्या है, उपभोक्ता x वस्तु की प्रत्येक इकाई के लिए y वस्तु की कम मात्रा त्यागने के लिए तैयार होता है, जिसके कारण सीमांत प्रतिस्थापन दर MRS घटती हुई होती है। इसी घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। उदासीनता वक्र में सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई होने का कारण यह है कि उपभोक्ता के पास x वस्तु की जैसे जैसे एक एक इकाई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उपभोक्ता की x वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की इच्छा घटती जाती है। बजट रेखा या कीमत रेखा। बजट रेखा या कीमत रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं के ऐसे सभी संयोगों को प्रदर्शित करती है जिन्हें उपभोक्ता दी गई आय तथा वस्तु कीमतों के साथ खरीद सकता है। बजट सेट ये क्या है? एक उपभोक्ता का बजट सेट वस्तुओं के उन सभी संयोगों के समूह को बताता है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी दी गई आय और वस्तुओं की कीमत के साथ खरीद सकता है। उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन।
एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में तब होता है जब अपनी सीमित आय की सहायता से वस्तुओं को उनकी दी गई कीमतों पर खरीदकर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने में सफल हो जाता है। उपभोक्ता की कीमत रेखा उसकी आय एवं उपभोग वस्तुओं की कीमतों से निर्धारित होती है। इस कीमत रेखा के साथ उपभोक्ता ऊंचे से ऊंचे उदासीनता वक्र तक पहुंचने का प्रयास करता है। तो कोई भी उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में उसको हम तब कहेंगे जब अपनी सीमित आय की सहायता से वस्तुओं को उनकी दी गई कीमतों पर खरीदकर वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने में सफल हो जाता है। उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन की दो शर्तें हैं। पहला, उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे, और दूसरा, स्थायी संतुलन के लिए संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए। तो इस ग्राफ में देखिए, यहाँ पे उपभोक्ता का जो उदासीनता वक्र में उपभोक्ता संतुलन दिखाया है ई के द्वारा। ये दूसरा ग्राफ है, देखिए यहाँ पे देखिए ग्राफ में के बिंदु पर यद्यपि संतुलन की पहली शर्त तो पूरी हो रही है, किंतु के पर संतुलन की स्थिति स्थायी नहीं है। बिंदु ई अंतिम संतुलन का बिंदु है जहाँ पर MRS घटती हुई है। तो इस तरह से इस ग्राफ में उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में तब रहेगा जब वो ई बिंदु पर होगा। तो इसमें एक बार फिर से देखिए, उपभोक्ता किसको कहते हैं। अर्थशास्त्र में उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट है जो उपभोग की क्रिया द्वारा अपनी किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि करता है। उपभोक्ता संतुलन, एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। तो इस तरह से ये उपभोक्ता और उपभोक्ता संतुलन की परिभाषाएं हैं। इसमें देखिए कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में संबंध। जब तक वस्तु के उपभोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है, कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। तो इसका मतलब जिस समय सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाएगी, जो कुल उपयोगिता है ये अपने उच्चतम स्तर पर होगी। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता कम हो जाती है या घटती जाती है। तो इस तरह से कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में आपस में ये संबंध है। तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक होने से कुल उपयोगिता बढ़ती जाएगी। सीमांत उपयोगिता शून्य होने पर जो कुल उपयोगिता है ये अधिकतम की स्थिति में रहेगी, और सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक रहने पर कुल उपयोगिता जो है ये कम होने लगती है या घटने लगती है। तो इस तरह से आपने ये पूरे चैप्टर में उपभोक्ता, उपभोक्ता का व्यवहार, उपभोक्ता संतुलन, उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में संबंध, घटती सीमांत उपयोगिता नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, एक वस्तु के लिए उपभोक्ता संतुलन, कई वस्तुओं के लिए उपभोक्ता संतुलन, सीमांत प्रतिस्थापन दर, उदासीनता वक्र के बारे में जानकारी प्राप्त की।